हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग वेव्स के बारे में कुछ जाने थे और वेव्स के छोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बारे में जाने थे। एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, इन सब के बारे में डेफिनेशन, साथ ही साथ यूनिट क्या होता है वो जाने थे। कुछ का फॉर्मूला भी जो था वो हम लोग देखे थे, ठीक है। और कहे थे कि आज का जो क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज जो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ रहा है क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वेव्स या फिर रेडिएशन। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन, इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर क्या कहेंगे? रेडिएशन। बात को समझ रहे हैं क्या है? यदि कोई चार्ज्ड बॉडी, यदि कोई चार्ज बॉडी ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, यदि कोई चार्ज बॉडी ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर अब मैग्नेट ऑसिलेट करेगा किस फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। बात समझ में आ रहा है? यदि कोई चार्ज बॉडी ऑसिलेट करेगा कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर यदि कोई मैग्नेट है ऑसिलेट करेगा किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। उस कंडीशन में जो वेव, जो रेडिएशन जनरेट होगा, बनेगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। क्या बोले? यदि कोई चार्ज बॉडी कहाँ ऑसिलेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में। या फिर कोई मैग्नेट कहाँ ऑसिलेट करेगा? कहाँ ऑसिलेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस दौरान जो वेव बनता है, जो रेडिएशन बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, दूसरे एक्सिस पे क्या चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मान लेते हैं ऑसिलेट कर रहा है कौन सा? अब चार्ज बॉडी, ठीक है, तो वो जिस एक्सिस पे चलेगा जस्ट उसके 90 डिग्री पे होगा, राइट एंगल पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आया? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड होगा। चार्ज बॉडी ट्रेवल कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक दूसरे के किस पे होंगे? 90 डिग्री पे। बात समझ में आया? और जिधर ट्रेवल करेंगे वो भी एक दूसरे का क्या होगा? 90 डिग्री। यानी एक दूसरे का क्या होगा? 90 डिग्री होगा। फिगर से बताते हैं किस तरीके से वो होगा। बात समझ में आया? क्या बोले हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, ऑसिलेट, ठीक है, ऑसिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और अ मैग्नेट, मैग्नेट ऑसिलेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द वेव जनरेट, द वेव और रेडिएशन, रेडिएशन इज फॉर्म्ड इज नोन एज क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स या रेडिएशंस, ठीक है। एंड इट इज परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एंड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर एंड ऑल्सो, ठीक है। ये क्या रहेगा? दोनों जो रहेगा एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहेगा। एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ, परपेंडिकुलर क्या बोला? कि रेडिएशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द, अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स। बात समझ में आया? एक दूसरे का तो परपेंडिकुलर रहेगा ही, एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहेगा, साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका भी परपेंडिकुलर हो जाएगा।
यानी उसके भी 90 डिग्री पे रहेगा। बात को समझ लेना है किस तरीके से चल रहा है, क्या बताना हम चाह रहे हैं। और एक बात है, ठीक है, ये जो वेव्स जो भी रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहेंगे, वो क्या किस स्पीड से अप्रोक्स चलेंगे, स्पीड इनका क्या होगा, स्पीड इनका कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहे, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहे, उसका स्पीड जो होगा वो होगा अप्रोक्स स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? यानी कि यहाँ पे एक और हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इसी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, EM वेव्स आल्सो ट्रेवल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, EM वेव्स आल्सो ट्रेवल, EM waves also travel with the speed of light, with the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितने स्पीड से चलेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड दे डू नॉट, और इसको किसी भी तरह का मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है, यानी कि ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। कई सारी चीजें जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है, जैसे कि सपोज दैट हम बात करते हैं, जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड में यदि हम क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, वेव जनरेट होगा। उस तरीके का वेव को हम लोग मटेरियल वेव कहते हैं, क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल का जरूरत पड़ता है, एक मटेरियल का आवश्यकता पड़ता है। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे हम इस बोर्ड पे जोड़ से हम यदि मारते हैं, या फिर कोई हम जगह पे कोई पतला सा सीट है, उसको यदि हम इस तरीके से करते हैं या जोड़ से हम उसमें मारते हैं, तो वेव तो जनरेट होगा, लेकिन उस तरीके का वेव को मटेरियल वेव्स कहा जाएगा, मटेरियल वेव्स कहा जाएगा। बात समझ में आए? क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल का आवश्यकता पड़ा। बात समझ में आया? लेकिन ये जो वेव्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे, इसको किसी भी तरीके का मटेरियल का आवश्यकता नहीं पड़ता है, किसी भी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है ट्रेवल करने के लिए। बात समझ में आया? ठीक है, क्या लिखे, एंड दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी प्रकार का मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। बात समझ में आया? क्लियर है एक चीज। और उनका स्पीड क्या होगा, सेम एज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखेंगे किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, किस तरीके से हम लोग शो करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे ये मान लेते हैं आपका, ये इस प्रकार से, इस तरीके से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा Z, ये क्या हो जाएगा आपका Y, और ये क्या हो जाएगा X। ठीक, मान लेते हैं कोई भी एक जो वेव है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक ऑसिलेट कर रहा है इस एक्सिस पे, किस एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, Y एक्सिस पे, ठीक है। और एक जो है, मतलब कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेट करेगा किसके प्रेजेंस में, मैग्नेट, कोई चार्ज बॉडी है वो ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यही मान लेते हैं चार्ज बॉडी किस पे है, एक्स पे है या वाई पे, चार्ज बॉडी मान लेते हैं वाई पे, तो ऑसिलेट करेगा किसके रेस्पेक्ट में, इस मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इस एक्सिस पे, ठीक है, एक दूसरे का ये परपेंडिकुलर होगा, जो ऑसिलेशन होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? और जो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, वो डायरेक्शन एक्स होगा, वो डायरेक्शन क्या होगा, एक्स। यानी ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, वो या कह सकते हैं चार्ज बॉडी या फिर मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है वाई पे, तो वाई पे किसके रेस्पेक्ट में, यदि ऑसिलेट कर रहा है कौन सा, चार्ज बॉडी, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, और यदि ये मैग्नेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, यानी कि जस्ट एक दूसरे का क्या रहेगा, 90 डिग्री पे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड जो ये दोनों जो ट्रेवल करेंगे वो किस डायरेक्शन, वो एक्स के डायरेक्शन में। बात समझ में आया? वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, एक्स के डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ये जो एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये किस चीज का डायरेक्शन रहेगा,
वेव का डायरेक्शन रहेगा। इसको थोड़ा सा और हम दूसरे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसको लिख लिए हो तो, ठीक है, लिख लिए हो तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, ये एक्स एक्सिस है आपका, क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये एक्स, अब ये किस पे ट्रेवल कर रहा है, वाई पे, ये किस पे ट्रेवल कर रहा है, ये एक्स तो ये है, किस पे जा रहा है, वाई पे। बात समझ में आ रहा है, किस पे जा रहा है, वाई पे। और जो दूसरा वाला, या मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, या फिर चार्ज बॉडी है, ठीक, तो जो मैग्नेटिक होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर में एक दूसरे का एकदम 90, यानी ये ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हम ले रहे हैं, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, कुछ इस प्रकार से ये कट होगा। बात समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है। यानी ये वाला यदि हम ऐसे दिखाएं, ये इस तरीके से, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला एक दूसरे का क्या परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से, ये वाले पे, जेड पे, ठीक है, ये किस पे है, वाई पे, ये वाला किस पे है, जेड पे, ठीक है, और ये कौन सा है, एक्स, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है। इज दैट क्लियर। और ये मान लेते हैं ये आपका इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे। इज दैट क्लियर। तो ये वाला का हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा। बात समझ में आया। तो ये एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर पे है। और यदि हम मान लेते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि किस स्पीड से जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सी, और सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, न्यू इंटू लेमडा, ये ध्यान में रखना है, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्योंकि आप ये भी एक पढ़े थे, ये भी हम बताए थे, क्या बताए थे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो न्यू था वो इनवर्सली था किसके, लेमडा के, न्यू जो था वो इनवर्सली किसके था, लेमडा के, यही था ना, न्यू इनवर्सली किसके था, लेमडा के। तो इनवर्सली यदि हम हटा दे तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा। तो सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इंटू लेमडा। तो ये वाला चीज से भी आप हम लोग समझ सकते हैं, ये एक एक्सप्रेशन। और यदि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इसका यदि रिलेशनशिप देखें, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, ठीक है, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, सेम चीज है, सेम फॉर्मूला, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या है, अब आगे इंक्रीजिंग, अब कई प्रकार के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, कई प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो उसका वेवलेंथ रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, कई सारे अपने को क्या है, कई सारे अपने पूरे कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में कई तरह तरह के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो भी हैं उनका तरह तरह का क्या होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे वो होंगे, या डिफरेंट डिफरेंट क्या वेवलेंथ पे वो पाए जाते हैं। ठीक है, तभी तो कहा जाता है कि ये वाला जो अपना जो विजिबल रीजन है जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, जो विजिबल रीजन है उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होता है और कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। तो उसी के आधार पे ऐसे कई सारे और जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, जैसे कॉस्मिक रे हो गया, गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, विजिबल रे हो गया, यूवी रे हो गया, इंफ्रारेड हो गया, कॉस्मिक रेज हो गया, रेडियो वेव्स हो गया। बात समझ में आ रहा, माइक्रोवेव्स हो गया। तो ऐसे कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और फ्रीक्वेंसी के आधार पर या कह सकते हैं वेवलेंथ के आधार पर उनको जो है अलग अलग ये कह सकते हैं कैटेगराइज किया गया है। इज दैट क्लियर। तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, ईएम वेव्स, बात समझ में आया। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है कॉस्मिक रेज का। ठीक है, सबसे पहला नंबर किसका आ जाता है? कॉस्मिक रेज का। ठीक है, तो सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉस्मिक रेज। ठीक है, कॉस्मिक रेज का सबसे कम होता है वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी इसका सबसे ज्यादा होगा कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, गामा रेज, देन उसके बाद क्या होता है? एक्स रेज, एक्स रेज, देन यूवी रेज, यूवी रेज, देन उसके बाद आता है विजिबल रीजन। इसके बाद क्या आ जाएगा? विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। ठीक है, या विजिबल रेज कह सकते हैं इसको। ठीक है, विजिबल रेज, और इस विजिबल रेज में आपका क्या आएगा? विबग्योर। क्या आएगा विजिबल रीजन में? विबग्योर। इज दैट क्लियर? उसके बाद इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इसके बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स, और फाइनली लास्ट में क्या आएगा? रेडियो वेव्स। ठीक है, फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे? रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। इज दैट क्लियर? तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ऑर्डर जो है कई कई बार पूछ भी लिया जाता है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कभी कल आपके स्कूल के एग्जाम में भी हो सकता है, या नीट में कभी कल इसको पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका जो है, ठीक है, विजिबल, विजिबल रेज जो है वो कौन सा आ जाएगा भाई? यही जो है वेब। ठीक है, जी, GYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब इसका जो वेवलेंथ है, ठीक है, एक चीज जो ध्यान में रखना है कि यहाँ लेमडा जो है, जब हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो लेमडा जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज। लेमडा जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज। इस तरीके से, क्योंकि वेवलेंथ ही तो इंक्रीज कर रहा है ना, और तो इंक्रीज यदि लेमडा कर रहा है, वेवलेंथ यदि बढ़ेगा तो घटेगा क्या? घटेगा आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? कॉस्मिक रेज का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? कॉस्मिक रेज का, देन गामा रेज का, देन एक्स रेज का, देन यूवी रेज का, देन विजिबल लाइट का, इससे कम इंफ्रारेड का, और उससे कम किसका हो जाएगा? माइक्रोवेव्स का। इज दैट क्लियर? ठीक है, और माइक्रोवेव से भी कम, सबसे कम किसका आता है? रेडियो वेव्स का। ठीक है, किसका कम आता है? रेडियो वेव्स का। और जो विजिबल रीजन का, विजिबल रीजन का जो लेमडा होता है, लेमडा होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका कितना होता है? वेवलेंथ कितना होता है? ये विजिबल रीजन ध्यान में रखना है। ये जो इतने सारे जो कलर होते हैं वो किस किस वेवलेंथ में देखे जाएंगे? तो 3800 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक देखे जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब एक आपके सामने क्या आया? ये वाला एक इक्वेशन आ गया था। कौन सा इक्वेशन आया था? अभी एक फॉर्मूला छोटा सा आया था। कौन सा आया था? C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बहुत इस पे। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इफ वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर वेव्स, इफ वेवलेंथ ऑफ, इफ वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर वेव्स, वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर वेव्स कितना दिया हुआ? 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट देन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना है। एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है आपका, तो ध्यान में रखना है, ठीक है, कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, वो तो खैर जैसे आते जाएगा वैसे हम बताते जाएंगे। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर। इज दैट क्लियर? तो कितना बोला है? 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या निकालने बोला? तो C इज इक्वल टू क्या भी हम लोग पढ़े? न्यू इनटू लेमडा, यही है ना।
तो क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, और निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, और ये क्या दिया हो, 5000 इंटू, किसमें चेंज करेंगे, मीटर में, ठीक है, सेम यूनिट में रखेंगे, 10⁻10, 10⁻10, और ये क्या आपका मीटर, मीटर मीटर ये कट जाएगा, यूनिट थोड़ा स्कूल वाले एग्जाम में ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी यूनिट जो है वो चेंज करके आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से कट रहा है और किस तरीके से आंसर क्या आ रहा है, ये छोटा छोटा एकदम सवाल है, बेसिक सा है। अब ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये क्या हो जाएगा 18, यानी 3 इंटू 10⁻18 अपॉन क्या 5 इंटू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻3, और ये 10⁻3 फिर ऊपर ले जाएंगे, या यहां से भी हम चाहते तो डायरेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन आपके लिए क्या किए, और ये सेकंड इनवर्स ये बच रहा है, आपके लिए एक स्टेप और ले लिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 15, ठीक है, और 10⁻15, तो 3 इंटू 10⁻15 अपॉन 5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स। क्लियर है ना, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे परेशान हो सकता है थोड़ा सा, तो ध्यान में रखना कुछ नहीं, ऊपर वाला जो है, जो न्यूमरेटर है उसको हमेशा बड़ा रखें, न्यूमरेटर को क्या रखे, बड़ा। तो बड़ा करने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसको 30/5 कर देंगे और इंटू 10⁻14 कर देंगे, ठीक है, सेकंड इनवर्स। इज दैट क्लियर, अब 5 छक 30, ठीक है, यानी 6 इंटू 10⁻14, और क्या लिखेंगे, एच जेड, क्योंकि सेकंड इनवर्स क्या होता है, एच जेड। क्लियर है, ये फ्रीक्वेंसी आपका आ गया 6 इंटू 10⁻14 हर्ज, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन है, कहता है इफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, इफ wavelength of visible visible light, if wavelength of visible light fourth varies from, ठीक है, varies from, ठीक है, 38 varies from 4000 angstrom, 4000 angstrom to 8000 to 8000 angstrom to 8000 angstrom, then calculate range of frequency of visible rays, then calculate, ठीक है, range of frequency of visible rays, visible visible रेज, ठीक है, विजिबल रेज के लिए अपने को क्या करना है, क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, बात समझ में आया। तो ये क्या कर सकते हैं, हमने को दो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, एक को हम लेमडा, सॉरी वेवलेंथ, एक को लेमडा वन इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4000 इंटू 10⁻10 मीटर आ गया, और लेमडा टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लेमडा टू को क्या लिख सकते हैं, 8000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ, क्या लिख सकते हैं, 8000 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपका निकालना क्या, फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू वन, ठीक है, न्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा, ठीक है, न्यू वन ही तो निकालना ना फ्रीक्वेंसी, तो न्यू वन सी अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा वन, इज इक्वल टू क्या, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा आपका, कितना है, 4000, ठीक है, इंटू 10⁻10, ठीक है, मीटर, ये तो समझ ही गए। अब ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में, -10 ऊपर जाएगा, प्लस में 18, ठीक है, 18, और ये 3 जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो 18 से 3 चला जाएगा, कितना बचा, 15, 15 बचा, और 15 और ये क्या होगा, 3 इंटू 10⁻15, 15, और ये क्या बचा, 4, क्या बचा, 4, और यही सेकंड इनवर्स, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30/4, 30/4 इंटू 10⁻14 एच जेड, ठीक है, कितना आ जाएगा, सर 7, 4 7 28, 2 4 5 20, 7.5, 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ज, ठीक है, 7.5 इंटू 14 हर्ज, और न्यू टू इज इक्वल टू सी लेमडा टू
इज इक्वल टू क्या, सेम 10⁻18 मीटर पर सेकेंड अपॉन ये कितना दिया हुआ है 8000 इंटू 10⁻−10 मीटर। ये तो सेम चीज है, ऊपर चला जाएगा, बस इसका फर्क आएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या 3/8 इंटू 10⁻15 डायरेक्ट वही आ जाएगा ना, और सेकंड इनवर्स, ठीक है। और इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 30/8 इंटू 10⁻14 हर्ज, ठीक है। क्या आ जाएगा 24, ठीक है 3 पॉइंट, ठीक कितना बजा 6 अपन 40 8 सत्ते 56 3.7 इंटू 10⁻, ठीक है 14 हर्ज, ये इतना आ जाएगा। बात समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, अब ध्यान में रखना है कि ये वाला जो होगा यानी कि 7.5 इंटू 10⁻14 जो हर्ज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या, क्योंकि लेमडा इसका कम दिया था ना, अब लेमडा कम तो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का क्या है इनवर्सली है, तो जाहिर सी बात है कि लेमडा यदि ये कम है तो फ्रीक्वेंसी ये वाला उस लाइट के लिए क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा मिनिमम, ये क्या होगा मिनिमम, ध्यान में रहेगा। मैक्सिमम यदि फ्रीक्वेंसी यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो लेमडा उसका ऑटोमेटिकली क्या लिखेंगे कम लिखेंगे, और यदि कम है तो क्या हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखे क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या पढ़े थे कि लाइट का दो नेचर होता है, एक वेव और दूसरा पार्टिकल। वेव के बारे में थोड़ा हम लोग देखें, ठीक है। आप किसके बारे में देख रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या, अब हम लोग देखने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बात को समझना है कि लाइट जो है कई सारे चीजों को एक्सप्लेन करता है, क्या बोले थे किसके आधार पर, कि लाइट जो है वो वेव नेचर है, ठीक है। कई सारी चीजों को जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, फिजिक्स का ये टर्मिनोलॉजी है जो कि आप पढ़े होंगे। तो ये सारे चीजों को जो है वो वेव नेचर से, लाइट के वेव नेचर से उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। इज दैट क्लियर। लेकिन कुछ वैसे भी फैक्ट्स हैं लाइट को लेकर के जिसको हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गए, या फिर हम लोग बात करें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरीके का जो चीज है इसको जो है वो लाइट को कैसे मान करके हम लोग पढ़ते हैं, लाइट को हम लोग यदि पार्टिकल नेचर जब हम मान करके पढ़ेंगे स्टडी करते हैं तब जाकर के ये क्लियर होता है कि हाँ भाई मतलब कि ये चीजें जो है मतलब ये चीजें इसके द्वारा समझाई जाती हैं या इस चीज को कवर किया जाता है। इज दैट क्लियर। कहने का मतलब है कि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो लाइट का क्या देख रहे थे, वेव नेचर, लाइट का क्या देख रहे थे, वेव नेचर। लेकिन अब जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं उसका, यस पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ध्यान में रखना है कि लाइट जो होता है पार्टिकल नेचर, क्या पढ़ रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो बात को समझना है कि देयर आर सर्टेन certain phenomena like reflection, ठीक है, like refraction, ठीक है, refraction, diffraction, polarization, etc, ठीक है, etc, explain with the help of, ठीक है, explain with the help of कौन सा, वेव नेचर ऑफ लाइट, यस वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। ध्यान में रखना है ये जो फेनोमेना होता है कौन सा, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस, एक और होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, उसको नोट करना चाहे तो लिख लेंगे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एक्सेट्रा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ लाइट। बट
बट बट सम सम अदर फेनोमेना, ठीक है, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है, ईटीसी इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ, इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बात समझ में आ रहा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इसी के आधार पे जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ये चीज जो हम लिखे ऊपर में वो कहाँ डील होता है, फिजिक्स में, वो कहाँ होता है डील, फिजिक्स में। लेकिन अब जो अपने पास है खास करके अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में जानेंगे। उसको लेकर के थ्योरी दिया गया था, दैट इज कॉल्ड मैक्स क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी उसको कहा जाता है। मैक्स प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दिया गया, जिनके द्वारा थ्योरी दिया गया था। और इस थ्योरी को क्या कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि 1901 में दिया गया था, जिसके आधार पर लाइट जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। आइंस्टीन क्या बोल रहे थे, वेव, यानी कि वो भी एक स्थिति पे पहुंचे जहां पे 1905 में, जहां पे वो भी उनके अनुसार भी जो था वो लाइट डुअल नेचर को देखने पे आ रहा था। एक तो पहले जो प्लैंक्स के द्वारा जो आया, ठीक है, 1901 में, और 1905 में, 1905 में आइंस्टीन द्वारा जो है इन चीजों को फिर से स्टडी किया गया और उनके द्वारा भी मानने लगा कि हाँ भाई डुअल नेचर हो रहा है। इसके आधार पर ये फॉर्मूला, ठीक है, जो अभी फॉर्मूला बताने वाले हैं, और आइंस्टीन के आधार पर इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर तो पहले से दिया हुआ है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सबसे पहले हम लोग जान ले ब्लैक बॉडी क्या होता है, ठीक है। ओरली हम आपको बता रहे हैं ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो कि एक बहुत ही अच्छा गुड एब्जॉर्बर और साथ ही साथ गुड एमिटर माना जाता है। कहने का मतलब है कि ब्लैक बॉडी जो होता है उसमें से किसी भी फ्रीक्वेंसी का या किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, या फिर उस बॉडी, वो जो बॉडी है किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर किसी भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एमिट कर सकता है। दैट इज गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज और एनी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। और उसके द्वारा जो रेडिएशन एमिट किए जा रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, उस प्रकार के ही रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। बात समझ में आया। उसी प्रकार को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो जो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर था। बात समझ में आया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको कहते हैं, एक ऐसा जो बॉडी होगा जो कि किसी भी प्रकार का रेडिएशन जो है वो एमिट कर सकता है, किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रेडिएशन को एमिट कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और लिख देते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, खैर बात एक ही हो जाएगा उसमें। तो अब हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में ही एक थ्योरी जो कि किसके द्वारा दिया हुआ रहेगा, क्वांटम, मतलब कि मैक्स प्लैंक्स के द्वारा दिया हुआ रहेगा 1901 में। ठीक है, इन ऑर्डर यहाँ पे लिख सकते हैं, इन ऑर्डर, ठीक है, टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मैक्स प्लैंक्स, ठीक है, मैक्स प्लैंक्स एक्सप्लेन या प्रोड्यूस अ थ्योरी दैट इज, ठीक है, दैट इज या थ्योरी इज नोन एज
नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको क्या कहा जाता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। तो इनके आधार पर, ठीक है, बेसिकली ब्लैक बॉडी पे ये बात है। किस पे है? ब्लैक बॉडी पे बात है। ध्यान में रखना है किस पे ये बात कर रहे हैं? ब्लैक बॉडी पे। जनरली बात क्लियर है। तो इनके आधार से, इनके आधार पर इनका जो कहना था वो ये कहना था कि जो ब्लैक बॉडी है, क्या बोले, ब्लैक बॉडी में से, ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं? तो किसी भी फ्रीक्वेंसी या किसी भी वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो निकल सकता है, निकलेगा, या फिर एब्जॉर्ब करेगा। निकलने का टेंडेंसी रखता है या फिर एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रखता है। तो इनके आधार पर जो कहना था कि जो ब्लैक बॉडी होगा वो रेडिएशन यदि एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगा, कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा। यानी कि वेव क्या होता है? हमेशा कंटिन्यू होता है ना। वेव क्या होता है? कंटिन्यू आपको नजर आएगा। लेकिन ये तो पार्टिकल है, और स्टार्टिंग में ही पार्टिकल बताया था। पार्टिकल कैसे नेचर को फॉलो करता है? डिसकंटिन्यूटी को। किसको फॉलो करता है? डिसकंटिन्यूटी। और वेव किसको फॉलो करता है? कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूअस नेचर को फॉलो करता है। तो उनका पहला स्टेटमेंट यही था कि जो वेव, जो रेडिएशंस एमिट होंगे या एब्जॉर्ब होंगे किससे? तो ब्लैक बॉडी से, वो हमेशा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है। और वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। वो एक पैकेट ऑफ, छोटा छोटा एनर्जी का पैकेट हम मान करके चलेंगे, एक क्वांटिटी का, फिक्स क्वांटिटी का, और उसको हम लोग क्वांटम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वांटम। या फिर प्लूरल वर्ड जो है उसका होता है क्वांटा, वो कहेंगे। और जिसको लाइट के फॉर्म में यदि वो बाहर हो रहा है, यानी कि उसके रेस्पेक्ट में यदि हम बात कर रहे हैं, तो उसी चीज को हम क्वांटा कहेंगे, सॉरी फोटोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोन्स। इज दैट क्लियर? और जो कई सारे पैकेट ऑफ यदि एनर्जी होंगे, यानी कई सारे फोटोन्स होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल फिर हो जाएगा, यानी एक का। अब क्या है, थोड़ा कुछ ज्यादा आपको लग रहा है तो एक एक पॉइंट फिर से बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, और फिर से समझते जाते हैं। बात समझ में आया? तो पहला पॉइंट जो था वो क्या था? रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी। ठीक है। और ध्यान में रखना है, प्लैंक्स क्वांटम जो थ्योरी है वो बेसिकली, एक सेकंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा और थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं कि मैक्स यहां तक केवल लिखते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन फोटो, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एंड रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैक्स प्लैंक्स प्रोड्यूस अ थ्योरी। ठीक है। प्रोड्यूस अ थ्योरी। ठीक है। अब ये जो थ्योरी दिया था वो किस पे दिए थे इन्होंने? ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। बात समझ में आया? विच इज नॉन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्लियर? विच इज नॉन एज, या लिख देते हैं यहीं पे, छोड़िए हटाइए, विच इज नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसको क्या बोला जाएगा? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं वो क्या है? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ही है। अब इसमें जो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये है कि जो प्लैंक्स स्टडी किया था रेडिएशन ब्लैक बॉडी से जो बाहर निकलते हुए, वो कुछ इस प्रकार से है। तो पहला जो इनका क्या था? पहला जो इनका कह सकते हैं जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो रेडिएशन एमिट होगा वो किस फॉर्म में होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस कभी भी नहीं होगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी, रेडिएशन, ठीक है, एमिटेड, एमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी, एनी ब्लैक बॉडी, ठीक है, इज ऑलवेज, या इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, बट डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, कंटिन्यूअस इन नेचर। ठीक है। कहने का मतलब है यदि ये ब्लैक बॉडी है, ये क्या है? ब्लैक बॉडी, इसमें से जो रेडिएशन निकलेगा वो इस तरीके से कंटिन्यूअस नहीं निकलेगा। कैसे होगा? डिसकंटिन्यूअस पाथ पे फॉलो करेगा। ठीक है। कैसे चलेगा? डिसकंटिन्यू होकर के चलेगा। दूसरा पॉइंट कहता है एनी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, एनी, एनी ब्लैक बॉडी, ठीक है, एनी ब्लैक, तो मिटा देते हैं, आप नोटबुक में समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एनी ब्लैक बॉडी, ठीक है, एनी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एनी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन
एमिट्स, एमिट्स, ठीक है, और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। कोई भी ब्लैक बॉडी जो होगा वो रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट, ठीक है, और बंडल, और बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम, क्वांटम, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, क्वांटम। इज दैट क्लियर? और जो प्लूरल होगा उसको क्वांटा कहा जाता है, क्वांटा, क्वांटा होगा प्लूरल वाला। इज दैट क्लियर? उसको प्लूरल में क्या कहेंगे, क्वांटा। और जो पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग कहेंगे उसको क्वांटा तो कह रहे हैं, उसको हम लोग लाइट के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन्स, यानी और हम इसको क्या कह सकते हैं, इन केस ऑफ लाइट दीज आर कॉल्ड, ठीक है, इन केस ऑफ लाइट, लाइट दीज आर, इनको क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड फोटोन्स, फोटोन्स, इनको क्या कहेंगे, फोटोन्स के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एनर्जी जो भी रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर जो थर्ड का आता है वो ये क्या कहता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, फोटोन इज इनवर्सली, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज सॉरी डायरेक्टली, इज डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। जो भी एनर्जी होगा फोटोन का, जो भी एनर्जी होगा फोटोन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी E इज डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E कांस्टेंट लगाएंगे h न्यू, यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा h, और h को कहा जाता है प्लैंक, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या बोला जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये h का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। क्या होता है, h इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इज दैट क्लियर? तीसरा पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके सामने एक और फॉर्मूला आ गया। इससे पहले क्या था, C इज इक्वल टू, यस, न्यू इंटू लेमडा, ठीक है। और क्या लिखते थे हम लोग, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा, ऐसा भी हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लेमडा, तो E इज इक्वल टू H न्यू अपॉन लेमडा, सॉरी H C अपॉन लेमडा। तो ये वाला भी आपका जो फॉर्मूला है वो भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। इज दैट क्लियर? ध्यान में रहेगा। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्थ, चौथा पॉइंट एक और है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इसको थोड़ा हेडिंग बना करके यहां लिखेगा बीच में, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो फोर्थ वाला पॉइंट, चौथा नंबर जो है वो कहा जाता है एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी एमिटेड, एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी ब्लैक बॉडी, एनी, ठीक है, एनी ब्लैक बॉडी, ठीक है, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बोले थे ना एन एच न्यू हो जाएगा, NH न्यू, ठीक है। जो फोटोन्स रहेंगे वो कई सारे फोटोन्स निकलेंगे ना, पैकेट ऑफ एनर्जी में हम उसको बांधे, तो पैकेट ऑफ एनर्जी में बांधे तो हम क्या बोले, एनर्जी जो निकल रहा है एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, किससे, बाय एनी ब्लैक बॉडी, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, फोटोन्स का, यानी जितने सारे फोटोन्स निकल रहे हैं, यानी एनर्जी का एक तरह से, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ब्लैक बॉडी इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, इज होल नंबर
is whole number multiple is whole number multiple of, ठीक है, is whole number multiple of energy of photon, फोटोन, ठीक है, क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी कि होल नंबर मल्टीपल होगा। जैसे कि क्या, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच न्यू, और इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एन जो है वो कितना ज्यादा फोटोन्स है वो बताएगा। यानी हम कहें कहें एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यदि हम केवल कहें, ध्यान से, ठीक है, कहें एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फोटोन के लिए केवल, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा, ये लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन बोला एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन या बहुत सारे फोटोन है, ठीक है, उसका अपने को निकालना है। क्या बोले, एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे करके दिया हुआ है, तो अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू एच एन एच न्यू और एन एच न्यू अपॉन लेमडा। कई बार नंबर ऑफ फोटोन्स भी पूछ देता है, या पूछ देगा इतना एनर्जी दिया है उसमें कितने फोटोन्स होंगे, वेवलेंथ के आधार पे वैसा भी किया हुआ मिलता है। बात समझ में आया? तो ये बेसिकली क्या थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे, जो उसका कह सकते हैं जो थ्योरी दिया हुआ वो था इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है वो कई सारे क्वेश्चंस है, कई सारे वेरिएशंस है, वो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला जो दिया हुआ उसको देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, जिसके बारे में बताए हैं। चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।